दोस्तों, अभी हाल ही में 25 जुलाई को जो एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम हुआ है उसके पैटर्न में एक बदलाव देखने को मिला है। इस बदले हुए पैटर्न से कई छात्रों को दिक्कत हुई और उन्हें लगा कि इस बदले हुए पैटर्न को हम किस अप्रोच या किस रणनीति से हैंडल करें और कौन कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें जिससे ऐसे पेपर को आसानी से हल किया जा सके। तो 3 स्तरों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पेपर के कुछ प्रश्नों को लेते हुए देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आफ्टर ऑल जो नया पैटर्न है वो किस तरीके से है, किस तरीके के प्रश्नों की संख्या बढ़ी है, झुकाव किस ओर हुआ है। फिर इस बदले हुए पैटर्न पे हमारी रणनीति अप्रोच कैसी होनी चाहिए और तीसरी बात, हमें किन किताबों को पढ़ना चाहिए जिससे प्रश्न आसानी से बन सकें। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो पैटर्न में बदलाव हुआ है आफ्टर ऑल हुआ कैसा है, किस तरीके के प्रश्न बढ़े हैं। तो आप सभी ने पेपर देखा होगा, आपने देखा होगा कि पहले एमपीपीएससी में जो है विश्लेषण वाले जो है प्रश्न हैं, एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो है वो कम होते थे और फ्लैट क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछ लिया कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, आपको अमरकंटक पता है तो आप लगा देते थे। 7-8 प्रश्न जो है वो विश्लेषण वाले हो सकते थे। लेकिन आज जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है उसमें जो विश्लेषण करने वाले प्रश्न हैं, एनालिसिस वाले क्वेश्चन हैं, उनकी संख्या 20 से 25 हुई है। और ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको सोचना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा। आपका जो पूर्व संचित ज्ञान है यहाँ वहाँ का, जब आप सोचेंगे विचारेंगे तब आप उत्तर तक पहुँच पाएंगे। साथ ही कुछ प्रश्न ऐसे, एक आध तो प्रश्न ऐसे भी पूछा है जो आपको समझ में ही नहीं आए होंगे कि कहाँ से आए हैं, और कुछ प्रश्न जो ऐसे हैं वो थोड़ा डीप में जाके पूछा है, मतलब गहन जो है स्टडी की आवश्यकता है। और हालांकि कुछ प्रश्न सरल भी पूछा है, मतलब मॉडरेट पेपर आप कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यही देखें कि प्रश्न कैसे हैं, फिर हम चर्चा करेंगे आगे की। तो 8-10 क्वेश्चन हम देखते हैं उस पर, और उन प्रश्नों को आपको एग्ज़ाम सेंटर में किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इस पर चर्चा करें। ये 9वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे होंगे कि वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन है, अन्न उत्पादन है, बागानी कृषि है, फल उत्पादन है और उनसे संबंधित देश हैं, किन देशों में ये होता है, मैच करना है। अब ऐसे जो मैच द टेबल वाले प्रश्न हैं उनमें यदि आप एक आध को एग्जैक्ट जानते हैं तो उससे आप अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे वहाँ तक आप सही आंसर पर पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस प्रश्न में यदि आपको पता है कि फल उत्पादन जो है वाणिज्यिक फ्रांस में होता है, क्योंकि फ्रांस जो है वो यूरोपियन कंट्री है और ये मेडिटेरियन सी के पास में है, और वैसे मेडिटेरियन सी के आसपास की कंट्री की क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ फ्रूट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो वहाँ से यदि आप शुरू करें तो डी का 2 है, डी के 2 में आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा डी का 2, सिर्फ एक ऑप्शन है ए, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो संयुक्त बैठक होती है उसको आहूत करने की सूचना राष्ट्रपति जो करते हैं वो किस रूप में होती है। राष्ट्रपति का आशय है कि राष्ट्रपति का निर्देश है कि विवेक है कि सहमति है। अब इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको जो बेयर एक्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको शब्दशः पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने इम्पोर्टेंट आर्टिकल बेयर एक्ट से शब्दशः पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। जैसे हम यहाँ देखें कि बेयर एक्ट के आर्टिकल 108 में क्या लिखा हुआ है। संयुक्त बैठक की बात की गई है और आप अंडरलाइन जो मैंने किया आप देखेंगे, संयुक्त बैठक में अधिरोपित होने के लिए आहूत करने के राष्ट्रपति अपने आशय की सूचना, स्पष्ट रूप से आशय की सूचना लिखा है, एक बार नहीं बल्कि यहाँ नंबर 3 में भी लिखा है, इसी में 108 के 3 में अपने आशय की सूचना। तो यही पूछा था कि यहाँ आपको घुमाया था उन्होंने कि आशय था कि निर्देश था कि विवेक था। तो अब आपको बेयर एक्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए। कुछ और प्रश्न हम देखें। 23 पे आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है। अब इसमें यदि आपको सही क्रम पूरा नहीं भी पता, लेकिन ये तो जनरली सबको पता रहता है कि शपथ सबसे पहले होती है। तो यदि आपको शपथ पता है, मतलब 3 नंबर सबसे पता है, तो फिर आप आसानी से जो है उत्तर चुन लेंगे, क्योंकि जो 3 से शुरुआत है सिर्फ बी वाले ऑप्शन पे है। इसी तरीके से हम 51 नंबर की बात करें, 51 में लिखा हुआ है मैच द टेबल। अब यहाँ आप देख रहे हैं नरसिंह राव, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा, चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, और ये पूर्व में पीएम बनने के पहले किन राज्यों के सीएम थे ये बताना है आपको। अब इसमें ये थोड़ा सा कठिन बना दिया है। फॉर एग्जांपल, आपको नरेंद्र मोदी सबको पता है कि गुजरात के थे, लेकिन जब हम ई की 3 की बात करते हैं तो देखिए सभी में ई का 3 है। तो ये तो आपको पता भी है, तो लेकिन तब प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचने में आपकी कोई मदद इससे नहीं हुई।
फिर हम पीवी नरसिंह राव की बात करनी थी। आपको पता है कि ये आंध्र प्रदेश के थे अविभाजित। अब तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो पार्टों में है, लेकिन जब एक था तब ये वहाँ के सीएम थे पीवी नरसिंह राव, प्रधानमंत्री बनने के पहले। तो यदि आपका ए का 2 पता है तो ए के 2 में जाएं आपको तो सी और डी जो है आप वहाँ तक पहुँचे। मतलब ये सोचने से आप ए और बी आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आपकी जो है आपको पता चल गया कि सी या डी में से है। फिर आप बी की बात करें, बी मतलब मोरारजी देसाई, जिसमें उन्होंने एक में फर्स्ट लिखा है, एक में फिफ्थ लिखा है। मतलब या तो ये अविभाजित उत्तर प्रदेश के हैं या तो बम्बई के हैं। अब यदि आपको पता है बम्बई के हैं तो आप उत्तर कर लेंगे, नहीं पता तो आपको आगे देखना होगा कि चरण सिंह कहाँ के हैं। यदि आप चरण सिंह जानते हैं कि अविभाजित यूपी के थे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी संचित ज्ञान है हमारे से प्री में, तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, उसके आधार पर आप विश्लेषण करेंगे और सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से हम ऑप्शन 52 की बात करें, क्वेश्चन नंबर, जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार के न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन है तदर्थ और अतिरिक्त, एडहॉक और एडिशनल। अब इसमें भी यदि आपने बेयर एक्ट को इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा है, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो हमें आर्टिकल 124 याद आ जाता है। लेकिन यदि आपने आसपास के और आर्टिकल्स देख के रखे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात किया है और आर्टिकल 127 में एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीशों की बात किया है। आगे के आर्टिकल में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की बात नहीं की गई है। यदि आपने आर्टिकल देखा है आसानी से प्रश्न आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें हम, जिसमें लिखा है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ए था यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। बी था संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। और ए और बी दोनों, तो एक तो ऐसे जो प्रश्न है उनके उत्तर में यदि आपको दोनों लिखा है तो संभावना ज़्यादा बनती है, लेकिन एग्जैक्ट आपको तब कब पता चलेगा यदि आपने बेयर एक्ट पढ़ा है। पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे और मैं सब उसके सॉल्यूशन के लिए आपको लक्ष्मीकांत की किताब और साथ में बेयर एक्ट सजेस्ट करूँगा। बेयर एक्ट में यदि आप जैसे ही देखेंगे 315 में, तो 315(2) में साफ साफ लिखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे। देखिए आपका ए लिखा हुआ, ए ऑप्शन भी लिखा है, साफ साफ करार कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में कौन बनाएगा? संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करेगा। यदि आपने ये देखा हुआ होता निश्चित तौर पे आपको इस प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। एक प्रश्न और है 85 में। अब देखिए एमपीपीएससी की बात किया है कि इसका गठन किस तरीके किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 118(3). अब जो आयोग वाले प्रश्न है, यदि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही आपको ये भी मैं सलाह दूंगा कि जो जितने भी आयोग हैं उनके आप वेबसाइट में जाएं और वहाँ से एक सामान्य जानकारी इकट्ठा करें। उससे आपको कई प्रश्न जो है डायरेक्टली फ्रंट वेबसाइट के जो फ्रंट पेज पे जानकारी है उससे पूछ लेता है। ये जैसे एमपीपीएससी की वेबसाइट है, इसमें क्लियरली पहले ही पेज में मेंशन है कि देखिए इसको अंडर सेक्शन 1183 के तहत गठन किया गया। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपनी अप्रोच रखना है ताकि आगे दिक्कत ना हो। 2-3 प्रश्न और डिस्कस करेंगे फिर 96 नंबर पे देखें आप। अब 96 नंबर पे जो प्रश्न आया है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप इनके उत्तर किसी को जनरली पता नहीं होते, इतिहास के तो ऐसे थे, लेकिन जब आप एलिमिनेशन मेथड से उनको हल करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। अब ये सपोज आपको नहीं पता, लेकिन आप जब बी सी डी अन्य ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि आउटरम ट्रेलर हैं, होम्स रीज हैं, लॉरेंस सीले हैं। ये तो सब इन्होंने इन सब के कमेंट आपने कहाँ पढ़ा? 1857 की क्रांति से रिलेटेड पढ़ा है, तो वो आप समझ गए कि इनको अलग कर दो आप। तो कौन बचा? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, ऐसे भी आप जा सकते थे। एक दूसरा तरीका ये भी है कि राष्ट्रवाद जो है भ्रूणावस्था में था, शुरुआत हुई थी, ये माना तो किसी इतिहासकार ने, और ब्रिटिश इतिहासकार तो चूंकि राष्ट्रवाद मानते नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो विपक्षी टीम के थे, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कोई भारतीय इतिहासकार ही राष्ट्रवाद को मान सकते हैं कि हाँ भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो रही है। उस दृष्टिकोण से भी आप पहले ऑप्शन पे जा सकते थे। 97 की हम बात करें कि 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत के गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। अब ये कथन भी किसी को नहीं पता होगा, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड से आप देखेंगे यदि इसको कि
एक तो मीडिया पर्सन की बात की जा रही है, वो भी टाइम्स समाचार पत्र की, तो निश्चित तौर पे कोई अंग्रेज होगा, ब्रिटिशर्स कोई होगा। लेकिन जब ऑप्शन पे आपकी नज़र डाल जाती है तो चारों ऑप्शन ब्रिटिशर्स हैं, तो ये वाला जो लॉजिक आपका यहाँ फिट नहीं बैठ रहा। अब यदि आपने यहाँ वहाँ से संचित ज्ञान करके रखा है, यदि आपको याद है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो पामस्टन जो है ब्रिटेन के पीएम थे, और यदि आपने कहीं और पढ़ा हुआ है कि रॉबर्ट पील और ग्लैडस्टन भी ब्रिटेन के ही पीएम हैं, पीएम रह चुके थे ये, मतलब ये पॉलिटिशियन है। तो यहाँ मीडिया पर्सन की बात हो रही है, और यदि आपको ये जानकारी है कि तीनों पॉलिटिशियन हैं तो आप रसेल पे, WH रसेल पे पहुँच सकते हैं आसानी से। यही तरीका है 98 वाले प्रश्न में। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में है। अब एक तो यह है कि आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि मेटकाफ कौन था। पता है कि मेटकाफ यहाँ गवर्नर जनरल थे, और एक पॉजिटिव गवर्नर जनरल के रूप में हम लेते हैं समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में। मतलब कुछ गवर्नर जनरल है जिनका झुकाव थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, जैसे रिपन की बात करें, लॉर्ड रिपन जो स्थानीय स्वशासन के जनक थे। कुछ जो है एकदम से एग्रेसिव रहे हैं, जैसे करजन की बात करें, डलहौजी की बात करें। तो आप मेटकाफ के बारे में जान गए। इसी तरीके से आपको पता है कि कर्णिघन तो वास्तु जो है पुरातत्व जो विभाग बना था उसके प्रमुख थे, सर्वेयर थे पहले ये, तो ये तो ऐसा कमेंट करेंगे नहीं। बर्क मिल ये भी जो है थिंकर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मेटकाफ की तरफ जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना तो तय है कि यदि पेपर तो लेबल कठिन था, लेकिन यदि आप विचार करें और आपको इधर उधर की थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप सही उत्तर की तरफ जा सकते हैं। तो अब हम इस आधार पे इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आफ्टर ऑल ये जो नया पैटर्न है इनमें किस प्रकार के बदलाव हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बदलावों पे चर्चा करें। तो बदलाव क्या हुआ? एक तो आपसे गंभीर अध्ययन की मांग कर रहा है नया पैटर्न। दूसरा, अब झुकाव जो है यूपीएससी पैटर्न पे हो गया है, मतलब आपको फ्लैट क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ बहुत आसान प्रश्न भी हैं, जैसे हीरा वाला पूछा था कि हीरा जो है एकमात्र उत्पादन करता। बहुत सारे प्रश्न थे ऐसे जो बहुत आसान थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको गंभीर अध्ययन की आवश्यकता मांगते हैं और आपको विश्लेषण की आवश्यकता मांगते हैं। मतलब अभी तक क्या था, विश्लेषण हम कि उसके लिए एनालिसिस के लिए मेंस एग्जाम छोड़ देते थे कि उस पर ही करेंगे, लिखेंगे, लेकिन अब इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। इतनी आसानी से आप ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ते ही उत्तर दे सकें। तो इस बदलते हुए पैटर्न पे एक तो ये बात है, और दूसरी ये भी बात है कि जैसे 10 यूनिट हैं, एक सामान्य सिद्धांत ये है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीएससी के पिछले रिकॉर्ड को हम देखें, है ना, किसी यूनिट से बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, किसी यूनिट से कम पूछ लेता है। जैसे पॉलिटी की बात करें, 23 से 24 प्रश्न इस बार थे, पॉलिटी के ही थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों की बात करें, प्रधानमंत्रियों की बात करें, उनकी बायोग्राफी पे आधारित बहुत सारे प्रश्न थे। कौन से राज्यपाल जो हैं पूर्व में क्या थे, कौन से मुख्यमंत्री विपक्ष में भी रहे हैं क्या, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अपने पढ़ाई का लेवल बढ़ाना है। जो किताबें हैं अभी चर्चा होगी वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको गूगल का विकीपीडिया भी सर्च करना है। ठीक है, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको आपको विकीपीडिया के थ्रू सर्च करना है, संक्षिप्त में उनकी मुख्य बातों को लिख लेना है, इससे भी पता चला। और अब हम देखें कि आपको अपना अप्रोच अब कैसे रखना है, तो और किन किन किताबों को पढ़ना है। तो अप्रोच के लिए जैसे हमने चर्चा चल चुकी कि आपको प्रीलिम्स में थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आपकी प्रीलिम्स और मेंस की रणनीति अलग अलग होती है। प्रीलिम्स में चूंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है तो आप काफ़ी कुछ कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ वहाँ से। मुख्य एग्जाम में आपको, मेन एग्जाम में आपको यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं भागना। आपको अपने जो मटेरियल है उसको सीमित रखना है और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता है, तो उसका अप्रोच एक अलग हो जाता है। लेकिन प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, किस रूप में कहाँ से क्वेश्चन ना जाएँ उनको हैंडल करने के लिए यही एकमात्र तरीका है। ठीक है, और आपको विश्लेषण करने की क्षमता तब बढ़ेगी जब आपको बहुत सारी अन्य जानकारियां हैं, तभी आप सही उत्तर तक पहुंचने में आपको मदद मिल सकेगी। तो ये तो अप्रोच पे हुई बात। अब हम बात करते हैं किताबों पे कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए जिससे आपकी आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो एक तो आप होलिस्टिक अप्रोच बनाइए। अब ये वाली बात नहीं, पहले भी नहीं थी कि आप प्रीलिम्स के लिए कुछ हल्की फुल्की किताबें पढ़ लें और मुख्य के लिए फिर भारी किताबों की ओर जाएं, ऐसा कतई ना करें। आप शुरू से ही, क्योंकि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा के अभी जो प्रथम 3 पेपर हैं उनका सिलेबस मोर और लेस प्रीलिम्स पे है। ठीक है, ये आप प्रीलिम्स यदि आप बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपके पहले, दूसरे, तीसरे पेपर में तो बहुत मदद मिल जाएगी। फिर आपको खाली एथिक्स का चौथा पेपर है, हिंदी और निबंध भर अलग से करना पड़ेगा। तो आप शुरू से ही ऐसी किताबों का चयन करें जिससे आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब सारा कुछ फाइनल निकलते रहे। उसके लिए किताबों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। मैं अगले 5 मिनट में इन सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ स्टैंडर्ड किताबें पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत द बेस्ट किताब है।
ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप वेयर एक्ट जो है वो भी पढ़ें, उसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को आप ज़रूर देखें। जैसे अनुसूची 7वीं अनुसूची के अंदर का डिटेल भी पूछा था, तो एक सुपरफिशियल यदि आप देख के जाते तो एक संभावना बनती है। जो आयोग वाली 10वीं यूनिट है वो भी आपके लयम लक्ष्मीकांत से ही कवर हो जाएगी। और साथ में प्रत्येक आयोग की वेबसाइट पे आप जरूर जाएं, उससे भी बेसिक डेटा लें। तो ये तो पॉलिटी की बात हुई, लक्ष्मीकांत, वेयर एक्ट और वेबसाइट आयोगों के लिए। फिर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है। प्राचीन मध्य भारत के लिए आप दृष्टि देख सकते हैं, यूनिक की गाइड देख सकते हैं, ज्ञान प्रकाशन की एनसीईआरटी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से भूगोल की बात करें तो आप दृष्टि का देख सकते हैं, ज्ञान प्रकाशन की या निर्माण की बुक देख सकते हैं, या महेश वर्णवाल की किताब देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, किताबों का चयन को आप 2 आधार बना सकते हैं। एक तो यदि आपके पास ये चीज़ें निर्भर करती हैं आपके पास कितना समय है और कितना समय दे रहे हैं। यदि आपके पास अपेक्षाकृत कम समय है तो आप किसी कोचिंग के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक के अलावा जो अन्य कोचिंग की बुक्स निकालते हैं, जैसे दृष्टि आईएएस जो आईएएस के निकालता था, आजकल एमपीपीएससी के लिए भी सीरीज़ निकाल दिया है। 20-25 किताबों की पूरी सीरीज़ है। उसमें क्या है, आपके हर सब्जेक्ट हैं, आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, यहाँ तक कि मेंस भी शामिल है, आपका एथिक्स और हिंदी सब कुछ शामिल है। तो उनको फॉलो कर सकते हैं। एक दृष्टि ठीक है, एक निर्माण की जो आ रही हैं वो भी ठीक है, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ कि आप एक ही चीज़ की सारी चीज़ें, सारी बुक्स पढ़ लें। दूसरा तरीका है कि आप ठीक है दृष्टि या निर्माण की सारी चीज़ें पढ़ें, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें आपकी ज़्यादा अच्छी कमांडिंग होना चाहिए, उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लें। तो मेरा तो यही सलाह है कि आप दृष्टि हुआ, निर्माण हुआ, या कोई अन्य कोचिंग के किताबें हैं उनको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो है पेपर है उनके लिए आपको किताब पढ़ लेना चाहिए। जैसे पॉलिटी की बात हुई, लक्ष्मीकांत की बात हुई है ना, वेयर एक्ट की बात हुई है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बात हुई, भूगोल में वर्णवाल की बात हुई, है ना। इसी तरीके से वर्ष की आप अरिहंत या दर्पण की देख सकते हैं। साइंस टेक के लिए आपको और पर्यावरण के लिए दृष्टि ठीक है, बढ़िया है। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप मुकेश महेश्वरी देख सकते हैं, या फिर टाटा मैग्रा हिल की जो जितेंद्र भदौरिया ने लिखा है मध्य प्रदेश विस्तृत अध्ययन, वो देख सकते हैं। या फिर शादाब अहमद सिद्दीकी की जो उपकार प्रकाशन की है मध्य प्रदेश विस्तृत अध्ययन, काफ़ी पुरानी किताब है, ये देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पे और भी बहुत सारी किताबें आई हैं, परीक्षा धाम करके आई है, ज्ञान संपदा आई है, दृष्टि ने भी मध्य प्रदेश पे निकाला है, यदि हम दृष्टि की सीरीज की बात करेंगे तो कहने का तात्पर्य है कि आपको मैं एक किताब कैसे बता दूं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है किसी को दृष्टि की किताब अच्छी लग जाए। सभी किताबों में मोर और लेस डेटा वही है, 19-20 हैं सभी। आपके पास जो किताब हो, यदि आपने पहले से कोई पढ़ के रखी है तो आप किसी नई किताब की तरफ मत जाइए, क्योंकि होता यह है कि आपको उसके पेज टू पेज याद होने लगते हैं, पता चल जाता है कहाँ पे क्या लिखा है। आप जैसे नई किताब की तरफ जाएंगे तब क्या होता है, आप में फिर थोड़ा सा भटकाव होगा। इसीलिए मैंने किताबों की लिस्ट को जानबूझकर यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने एक किताब बताया तो आपको लगे कि सिर्फ इसी किताब से निकाला जा सकता है, दूसरी किताब से निकालना संभव नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हर किताब से निकाला जा सकता है। तो एक सामान्य चर्चा अपन ने कर ली है कि इन किताबों के यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका समस्त सिलेबस जो है पूरा कवर हो जाएगा, और जो नया पैटर्न हुआ है पीएससी का, उस पैटर्न पे आप निकाल सकते हैं। जहाँ तक मुख्य परीक्षा की बात है तो अभी हमने सारा जो चर्चा है प्रीलिम्स में किया है, और ये किताबें जो जिन पे चर्चा हुई है मुख्य के लिए भी उतनी ही उपयोगी हैं, समान रूप से उपयोगी हैं। लेकिन कुछ जो अलग हैं, जैसे एथिक्स है, एथिक्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें आप दृष्टि के जो है किताबों प्रेफर कर सकते हैं। महावीर ने निकाला हुआ है एथिक्स के लिए, वो भी ठीक है। और जैसे कुछ जो नए पोर्शन जुड़े हुए हैं, भूगर्भ शास्त्र जुड़े हैं, इनके लिए तो आप अलग से कोई टेक्स्ट बुक ना पढ़ें, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा सिलेबस इनका नहीं जुड़ा कि आप इनकी मूल किताबों की ओर भागें। इसके लिए आप दृष्टि या निर्माण की किताबें देखना पर्याप्त रहेगा। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि किताबों की संख्या आपको सीमित रखना है। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेंस में सीमित रखना है। और एक हर चीज़ को, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों में आपको अपने ब्रीफ नोट्स बनाने की कोशिश करना है, ताकि पॉइंट्स आपको आसानी से याद रहते हैं। इस तरीके से आप करेंगे, और वहाँ आप जो एग्ज़ाम सेंटर में जब आपको जितना भी ज्ञान है उसको आप एलिमिनेशन मेथड से, या फिर आप विश्लेषण करके, एनालिसिस करके जब आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आसानी से आप जो है इतने प्रश्न कर लेंगे कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, और आगे मेंस भी आप बेटर तरीके से करते हुए फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। धन्यवाद।